बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। दीक्षा चाय की चुस्कियों के साथ बाहर देख रही थी। तभी रास्ते में एक प्रेमी जोड़ा बारिश में भीगते हुए, एक दूसरे को भिगोते हुए, पानी में अटकेलियां करते हुए जा रहे थे। उनको देख दीक्षा अतीत की यादों में खो गई। 6 साल पहले। मेरे राजकुमार, आप सफेद घोड़े पर ही बैठकर क्यों आते हैं? क्या आपके पास लेटेस्ट मॉडल की कार नहीं? इस घोड़े पर बैठ बैठ कर मेरी कमर दुखने लगती है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। दीक्षा उठ, ऑफिस के पहले दिन ही लेट होना है तुझे। लगता है फिर वही घोड़े वाले राजकुमार को ताना मार रही होगी। सुधा जी ने दीक्षा को नींद से जगाते हुए कहा, उठ बेटा, 9 बज गए हैं। 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है या नहीं? ये सुनते ही दीक्षा झट से उठ बैठी। अरे माँ, आप ना, अब क्या बोलूं, जल्दी उठाना था ना। पर नहीं, आपको तो मेरी टांग खींचने से फुर्सत मिले तब ना। मेरे बारे में सोचें। दीक्षा सुधा जी को देखते हुए बोलने लगी। सुधा जी हंस पड़ी। अरे शांत बाबा शांत, अभी 7 भी नहीं बजे। ये तो तुझे उठाने का मेरा रामबाण नुस्खा है, जो पिछले 22 सालों से काम कर रहा है। ये सुनते ही दीक्षा खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ, अब भी ना, ये कपिल शर्मा का शो देखना बंद ही करो। हर वक्त कॉमेडी करती रहती हो। माँ बेटी अब की एक साथ हंस पड़ी थी। अच्छा चल, अब बहुत हुआ हंसना हंसाना। तू जल्दी से अपने काम निपटा और जल्दी से, मुझे भी बाजार जाना है। दिवाली आने वाली है, बहुत काम पड़े हैं, लिस्ट बना लेती हूँ ताकि आसानी होगी। अरे सफाई भी तो बाकी है। ओह, नए कपड़े भी लेने हैं। कहते कहते सुधा जी हाँफने लगी। दीक्षा ने तुरंत उनको बिठाया और पानी का गिलास देते हुए बोला, माँ कितनी बार बोला है, ज्यादा टेंशन ना लिया करो आप। आपको पता है ना, आप अस्थमा पेशेंट हो, तो थोड़ी सावधानी रखो ना। पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हो मेरी दुनिया। मेरी सारी खुशियाँ आपसे शुरू, आप पर ही खत्म। तो प्लीज माँ, अपना ख्याल रखो। और मैं भी तो आपकी जिम्मेदारी हूँ, तो मेरा भी ख्याल आपको रखना है। ओके। सुधा जी, हाँ मेरी माँ, तू जो बोल रही है वो सब सच है। सॉरी, गलती हो गई राजकुमारी जी। पर बेटा, आखिर कब तक? एक ना एक दिन तुझे पराए घर जाना है, तब क्या होगा? दीक्षा चिढ़ते हुए, माँ आपसे कितनी दफा कहा है, मुझे अपने से जुदा होने वाली बातें बिल्कुल नहीं पसंद। फिर क्यों ऐसी बेफिजूल की बातें करती हैं आप? सुधा जी, इसीलिए रोज घोड़े वाले राजकुमार के सपने में खुद को इतना डुबो देती है कि वक्त का होश ही नहीं रहता। मतलब लड्डू खाने भी हैं और सबसे छिपा कर भी रखने हैं। दीक्षा, ओफो माँ, आप नहीं सुधरने वाली। वो सपना है माँ, सपना। और सपने सच हो ये जरूरी थोड़े हैं। आप बताओ, ऐसा कोई लड़का भी हो सकता है जो मुझे और मेरी माँ को साथ रखे, जिसे मेरी सैलरी के सारे पैसे अपने मायके में देने पे आपत्ति ना हो, जो अपने माता पिता की तरह मेरी माँ को भी बराबर स्नेह और सम्मान दे। और वैसे भी मेरे लिए आपकी सेवा इम्पोर्टेंट है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं जिंदगी गुजारने के लिए। सुधा जी, लेकिन दीक्षा सुन तो। दीक्षा, माँ आज पहला दिन है काम का और आज ही लेट करवा दोगी? देखो 7 बज चुके हैं। अब चलो जल्दी नाश्ता बनाओ, निकलना है दोनों को। ओके। सुधा जी बड़बड़ाते हुए वहां से चली गईं। दीक्षा भी मुस्कुराते हुए अपने काम पर लग गई। दीक्षा बनर्जी एक सामान्य ब्राह्मण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, लंबे बाल, उस पर उसका सॉफ्ट नेचर जो किसी को भी अपने ओर आकर्षित करे। परिवार के नाम पर सिर्फ माँ है। पिताजी और छोटी बहन सालों पहले एक कार दुर्घटना में चल बसे। उसके बाद से माँ किसी तरह अचार पापड़ बनाकर, बच्चों को ट्यूशन देकर, घर पे ही एक छोटा ब्यूटी पार्लर चलाकर जिंदगी जिए जा रही हैं। उनको बेटी की शादी की बहुत चिंता रहती है। उनके जाने के बाद दीक्षा का क्या होगा, ये सवाल उनको बहुत परेशान करता है। ऊपर से जवान खूबसूरत बेटी, जिसके सर पर बाप भाई का साया ना हो, तो माँ ज्यादा चिंताग्रस्त रहती है। यही चिंता उन्हें अंदर ही अंदर बीमार कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बस इसी बात पर अमल करते हुए वो दीक्षा के सामने हंसती खिलखिलाती रहती हैं, जिससे दीक्षा भी जिंदगी को भरपूर जिए और खुश रहे। निर्धारित समय पर वो अपने ऑफिस पहुंच गई। वो एक शानदार सा, आधुनिकता से भरा हुआ ऑफिस था। कोलकाता शहर के टॉप पोजीशन पर पहुंची हुई जानी मानी कंपनी गांगुली इंटरप्राइजेस न सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने काम के लिए भी जाना जाता है। आज तक कोई भी डील इनके हाथों से नहीं निकली।
इस कंपनी के सीईओ मिस्टर विश्वजीत गांगुली ने बहुत मेहनत से इस कंपनी की नींव डाली थी। अब उनके बाद उनका बेटा देव गांगुली इस बिजनेस अंपायर को और ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचा रहा है। देव गांगुली गांगुली अंपायर का सर्वे सर्वा अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अमल करते हुए अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। खुद से पहले परिवार के बारे में सोचना, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा गठीला कसरती बदन, नैन नक्श ऐसे कि किसी भी लड़की का दिल जीत ले अपनी एक नज़र से। उसके पीछे सैकड़ों लड़कियां पागल रहती हैं, लेकिन वो किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता। उसका मानना है जो लड़की उसके पैसे और रुतबे को नज़रअंदाज कर सिर्फ उससे प्यार करेगी और सिर्फ उसकी बन के रहेगी, वो बस बिना एक पल गवाए उसे अपना बना लेगा। लेकिन फिलहाल उस पगली दीवानी का इंतजार ही सही। परिवार तो भरा पूरा है, बाबा माँ, दीदा दादी माँ, दादू दादाजी, भाई दीपक, बहन दीपाली और हाँ, दूर के रिश्ते की मौसी माँ भी, कोमोलिका मौसी माँ और उनका बेटा कार्तिक। हाँ हाँ, वही जो मंथरा दासी रामायण में थी ना, उसी टाइप की। देव के दीदा और दादू अब बची खुची जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। अरे अरे, आपको क्या लगा भजन कीर्तन? नहीं जनाब। और मोहतरमाओं, वो थोड़े अलग टाइप के दीदा दादू हैं। वो कहते हैं बचपन माँ बाप के नियम कायदे में बीत गया, जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले खत्म हुई, अब बुढ़ापा आया तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, तो क्यों ना अब जिंदगी को खुलकर जिया जाए। तो अब दोनों साथ घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं, और तो और डिस्को जाते, फूल पिकनिक पे जाते, एटीयूट और तसन से लवरेज होकर कभी घर पे ही महफिल जमाते, पुराने यार दोस्तों के साथ सम्मी कपूर के गाने पर थिरकते हुए भरपूर मजे लेते। माँ अनामिका गांगुली जिनके हाथों में पूरे घर की बागडोर है, घर के सारे काम उनकी मर्जी से होते हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर चलने का हुनर उनमें कूट कूट कर भरा है, घर के लिए अहम फैसले लेने का पूरा अधिकार उनके पास है। देव उनकी आंखों का तारा है। उसकी पॉपुलैरिटी देखकर वो चाहती कि बहू भी ऐसी लाएं जो उनके स्टेटस को मैच कर सके, और वो मंथरा दासी, सॉरी मेरा मतलब वो कोमोलिका मौसी है ना, अनामिका जी को भड़का भड़का कर निरूपा राय से ललिता पवार बनाने के लिए बाबा विश्वजीत गांगुली भले ही ऑफिस की कमान देव को दे चुके हैं, लेकिन कोई भी जरूरत या डील, महत्वपूर्ण फैसले उनकी उपस्थिति में ही देव लिया करता है। उनका बरसों का तजुर्बा देव को हमेशा सही रास्ता दिखलाता है। देव कोशिश में है कि वो भी आगे चलकर अपने बाबा सरीखा बिजनेसमैन बने। भाई दीपक थोड़ा मजाकिया किस्म का, घर में सबका प्यारा, अभी लंदन में एमबीए कर रहा है। देव को राम की तरह पूछता है। देव भी चाहता है वो जल्द ही पढ़ाई पूरी करके उसके कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को और ऊंचाई पर ले जाए। बहन दीपाली मुंबई में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर रही है। दिल की साफ मिलनसार लड़की, घर में सबकी लाडली, पूरे घर को गुलजार रखती, उसकी निश्चल हंसी और शरारतें। कोमोलिका मौसी अनामिका जी की दूर के रिश्ते की बहन है, सबके सामने दुर्गा माँ की भक्तिन बनी फिरती हैं, लेकिन मन में उतना ही जलन और डाह भरा हुआ है। उनका बेटा कार्तिक भी उनसे अछूता नहीं है। माँ बेटे बस मौके की ताक में रहते हैं कि कैसे अपना उल्लू सीधा कर इन भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठ सके। दीक्षा ऑफिस में प्रवेश करके इधर उधर देखने लगी तो इतने में एक लड़की उसके पास आई और बोली, दीक्षा बनर्जी। दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, हेलो, मैं श्रुति, तुम्हारी सीनियर हूँ, पर तुम टेंशन मत लेना, हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम और तुम्हारी जगह दिखा दूं। दीक्षा ने चैन की सांस ली और श्रुति के साथ चल पड़ी। श्रुति ने उसे उसका काम समझा दिया और लंच टाइम पे मिलने का बोल वहां से चली गई। अभी दीक्षा अपना काम कर ही रही थी कि वहां चपरासी आ गया और बोला, मैम आपको देव सर ने बुलाया है। दीक्षा चल पड़ी और देव के केबिन के बाहर रुक गई, क्योंकि अंदर 3-4 लोग पहले से मौजूद थे। तो चपरासी ने उसे इंतजार करने को बोला। वो बाहर वेटिंग एरिया में सोफे पर बैठ गई। इतने में वहां 5-6 साल का बच्चा दौड़ता आया और चपरासी से बोलने लगा, मुझे पापा से मिलना है। चपरासी ने बोला, उसके पापा अभी अंदर बिजी हैं। तो वो बच्चा रोने लगा। ये देख दीक्षा झट से उसके पास आई और बोली, अरे इतना हैंडसम और डैशिंग बॉय
क्राई बेबी बन बैठा। मैंने तो सुना था बैज रोते नहीं, पर यहाँ तो एक रोंदू बच्चा दिख रहा है मुझे। वो बच्चा ये सुनते ही तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए बोला, मैं कोई बच्चा नहीं, ओके, मैं बड़ा हो गया हूँ। खुद स्कूल के लिए रेडी होता, खाना भी खुद से खाता, होमवर्क भी खुद करता। और पता है, मेरे पापा को रोड क्रॉस करने में डर लगता तो उनको रास्ता पार करवाता। दीक्षा, अरे वाह, इतने काबिल हो तो रोते क्यों हो? तुम्हें पता, जो लड़के रोते उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनती। बच्चा, सच्ची? तभी मैं सोचूं, मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। दीक्षा, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी उम्र में तो लोग दादा दादी बन जाते हैं और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं अभी तक। बच्चा, एक काम कर सकते हैं, तुम बन जाओ ना मेरी गर्लफ्रेंड, प्लीज। दीक्षा, बच्चों अपनी उम्र देखो और मेरी, हमारी तो हाइट भी नहीं मिलती। तुम्हें गोद में उठाकर डेट पे ले जाऊंगी। क्या? और तुम हो कौन? तुम्हारा तो नाम भी नहीं पता मुझे। बच्चा, मेरा नाम अंश मेहरा है। सुमित मेहरा मेरे पापा हैं। मैं यूकेजी का स्टूडेंट हूँ और अपने क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हूँ। और मेरे पास ढेर सारे चॉकलेट्स भी हैं जो मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा। दीक्षा, बहुत चालाक हो, लेकिन क्यूट भी तो हो। तो चलो बन जाती तुम्हारी गर्लफ्रेंड। गिव मी ये हाय फाय। और दोनों एक दूसरे को गले लग गए। इतने में आसपास खड़े लोग खड़े होकर क्यूट तमाशे को देख रहे थे। लोगों ने तालियां बजानी शुरू की। दीक्षा और अंश ने चारों ओर देखा तो चौंक गए। सारे ऑफिस स्टाफ उनको देखकर, उनकी जुगलबंदी देख तालियां बजा रहे थे। इतने में अंश के पापा यानी सुमित आए और दौड़कर अंश को गोद में उठाया और बोले, तो यहाँ मेरे लिए कोई चुपके चुपके मेरे लिए बहू ढूंढ रहा है। अंश, तो क्या पापा, मम्मा थक जाती हैं अकेले काम करके, तो मैंने सोचा कि। सुमित, बस कर मेरे ओवर एक्टिंग की दुकान। इसकी माँ और इसकी नौटंकी, यही तो मेरी दुनिया है। वैसे मेरा नाम सुमित मेहरा है, देव का बेस्ट फ्रेंड भी और बिजनेस पार्टनर भी। आप शायद नई आई हैं यहाँ पर। दीक्षा, जी सही कहा आपने, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। यहाँ देव सर से मिलने आई तो आपका बेटा बहुत रो रहा था, तो उसे संभालने के लिए ये सारी बातें हो गई। वैसे बहुत प्यारा है अंश और बहुत फनी। अगर मेरे एज का होता तो पक्का हम उसकी बात सुन अभी तक डेट पर निकल चुके होते। सब हंसने लगे। तभी पीछे से देव निकलकर आया और थोड़े सीरियस टोन में बोला, आप सबकी नौटंकी खत्म हो गई हो तो सब अपने काम पर लगो। सब लोग तुरंत अपने काम में लग गए। दीक्षा को इशारे से अपने केबिन में बुलाया। दोनों केबिन में चले गए। देव, तो न्यू ज्वाइनिंग? दीक्षा, जी सर। देव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? दीक्षा, नो सर। देव, गुड। देखो, मुझे घुमा फिराकर बोलने की आदत नहीं, तो कंपनी के रूल्स फॉलो करने होंगे। बेवजह की छुट्टी और बेवजह की गॉसिप मुझे नहीं पसंद। काम में कोई कोताही नहीं बरतनी होगी, वरना खामियाजा भुगतने को तैयार रहना। अंडरस्टैंड? दीक्षा, ओके सर। देव, बच्चे बहुत पसंद हैं तुम्हें? दीक्षा, सर बच्चे किसे नहीं पसंद होते, उनसे प्यारा इस दुनिया में और कोई नहीं होता। उनको देखकर इंसान अपना सारा दुख दर्द भूल जाए। देव मुस्कुराकर उसे देखने लगा। देव, अब तुम जा सकती हो। दीक्षा चली गई, लेकिन देव मंद मंद मुस्कुरा उठा और उसकी ये मुस्कुराहट सुमित से छुपी ना थी। वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओए यारा, इन्ना मुस्कुरा क्यों रहा, कुड़ी जच गई ना? देव, अरे यार ऐसा कुछ नहीं। ओके, कुछ भी मत सोच, अच्छी लड़की है, काम करने आई है। तू ना ऐसी वैसी बातें ना कर, खुद भी काम कर और मुझे भी करने दे, समझा? सुमित, साले तेरी शक्ल पे नजर आ रहा तेरे दिल दा फसाना। चल मैं गया, तू दिल लगा ले सोहनी नाल। देव मुस्कुराकर उस पल को याद करने लगा जब दीक्षा अंश के साथ बच्ची बनकर मजे कर रही थी। उसकी चेहरे की मासूमियत, उसकी बच्चों जैसी हंसी, उसकी आड़ी तिरछी शक्लें बनाना और फिर उसके केबिन में बिताए पल, जिसमें आज उसने सफेद कुर्ती पर काली जींस डाली थी। उसका गोरा सुंदर अप्सरा जैसा चेहरा, मेकअप के नाम पर आंखों में बस काजल और माथे पर छोटी काली बिंदी, लंबे बालों की चोटी बनाई थी, पर आगे के कुछ जिद्दी बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे को छू रहे थे, जिसमें देव खोता जा रहा था। फिर उसने सर झटका और काम पर लग गया। लंच टाइम सब लोग अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठ गए। ऑफिस में आज सबकी नजरें दीक्षा पर ही थीं। उसकी सादगी भरी खूबसूरती और मिलनसार रवैया सबको भा रहा था। श्रुति ने उसका सबसे परिचय कराया। उन्हीं में से एक था साहिल। दिखने में ठीक ठाक ही था, लेकिन दीक्षा की एक झलक ने उसे दीवाना बना दिया था। वो दीक्षा के काम में भी हेल्प करने लगा था, अपनी दोस्ती मजबूत बना रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीते। दीक्षा ऑफिस में सबकी चहेती बन गई थी। इन थोड़े दिनों में देव भी उसके काम से बहुत खुश था।
वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन उसके सामने आते ही आधा टाइम उसे चोरी चुपके निहारने में और आधा टाइम काम की बातों में निकाल लेता। सही मौका खोज तो रहा था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था उसे। और वही साहिल कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था दीक्षा के। एक तरह से उसने उसे अपने ऊपर आश्रित कर दिया था। 3-4 बार उसके घर भी पहुंच गया था। वहां जाकर अपनी धाक जमाने लगा। कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था दोनों माँ बेटी का। सुधा जी भी साहिल से इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन से ये भी था, ज्यादा सत्कार चोर के लक्षण। तो कभी कभी मन उदास भी होता था। यूं ही 3 महीने गुजर गए। सबकी जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी। अब दीक्षा देव से खुलकर बातें करने लगी थी। एक बॉस होने के नाते उसे इज्जत देने लगी थी, और देव भी उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेता था। पर असल बात बोलना मुश्किल हो जाया करता था उसके लिए। इधर साहिल को देव और दीक्षा साथ में हंसते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो मन ही मन जलने लगा था और सोचता, ऐसे तो मैं दीक्षा को अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अब उसके मंसूबे क्या थे, ये एक राज था, लेकिन क्या, ये तो वक्त आने पर पता चलता। दीक्षा, आज ऑफिस के बाद कॉफी पर चलें, तुमसे कुछ बातें करनी है। आज बड़े दिनों बाद साहिल ने दीक्षा को अपने दिल की बातें बताने का फैसला किया था। आज नहीं यार, आज शॉपिंग पर जाना है, फिर कभी चलते हैं, दीक्षा ने भी जवाब दिया। दीक्षा के इनकार से साहिल का मूड उखड़ सा गया, लेकिन फिर भी उसने बोला, तो कब चलें फिर? दीक्षा बोला, ना देखते हैं, अब लेट हो रहा है, काम करने दो मुझे। साहिल बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मन महसूस कर रह गया। छुट्टी हुई तो दीक्षा शॉपिंग करने मॉल में पहुंच गई। वहां कुछ कपड़े सेलेक्ट करने लगी। इतने में एक लड़की उसके पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी, आपके हाथ में जो ड्रेस है वो मुझे देंगी? इतने ड्रेस में वही जच रही है मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। उसकी अजीब शक्ल देखकर दीक्षा को हंसी आ गई। उसने बोला, अरे अरे रुक जाओ यार, ऐसे करोगी तो मुझे शर्म आएगी। तुम ले सकती हो, ओके, मैं दूसरी ले लूंगी। वैसे भी जब कोई चीज इतनी पसंद आती हो तो ले लेना चाहिए। लड़की, ओ एम जी, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल। तुम ना चेहरे से जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, दीक्षा कुछ बोल पाती इससे पहले एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हे दीपू, और कितनी देर लगाओगी शॉपिंग में, घर नहीं जाना क्या? दोनों लड़कियां आवाज की दिशा में देखने लगी तो वहां देव खड़ा मुस्कुरा रहा था। दीक्षा, अरे सर आप यहाँ? देव, हाँ, और जिससे तुम अभी दोस्ती कर रही हो वो मेरी जान है दीपाली। इससे ज्यादा प्यार शायद ही मैंने जिंदगी में किसी से किया हो। और दीपू, ये मेरी ऑफिस की एम्प्लॉय है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर काम अच्छा कर रही। ये कहते हुए उसने दीपाली के माथे पर किस करते हुए साइड हक किया। दीक्षा को न जाने क्यों देव का दीपाली के प्रति रवैया कुछ बुरा लगा। इतने में दीपाली बोल पड़ी, क्या दादा आप भी ना, अभी तो शॉपिंग शुरू भी नहीं किया और आपने चलने की बात कह दी। दीक्षा ने ये सुनकर चैन की सांस ली। पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा लगा कि दीपाली देव सर की बहन है। देव, ओके मेरी माँ, चलो अब जो लेना है लो, पर जल्दी करना। इसकी बात सुन दीक्षा भी वहां से निकलते हुए बोली, ओके मेरा भी हो गया, आप लोग कर लो शॉपिंग, मुझे अब चलना चाहिए। दीपाली, अरे अरे अभी कहाँ चली? अभी मेरी शॉपिंग में मदद कौन करेगा? क्योंकि मेरे दादा से कुछ भी करा लो, पर शॉपिंग कभी नहीं, इसमें वो बहुत बुरे हैं। देव आंखें दिखाने लगा दीपू को तो दीक्षा को हंसी आ गई। दीक्षा, ओके चलो फिर शॉपिंग करने, अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। देव, मैंने प्यार किया। दोनों लड़कियां चौंक कर देव को देखने लगी तो देव बात को समझते हुए बोला, अरे पागल लड़कियों, दीक्षा ने बोला ना, दोस्ती की है समथिंग समथिंग। तो वो सलमान की एक पुरानी मूवी का डायलॉग है, तो मैंने उस मूवी का नाम बताया। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख जोर से हंस पड़ी। देव भी झेप गया। फिर दोनों ने शॉपिंग कर ली फटाफट। उसके बाद देव ने दोनों को फूड कॉर्नर पर पिज्जा खिलाने के लिए चल पड़ा। दीक्षा को थोड़ा अजीब लगा तो उसने जाने से मना किया। देव और दीपाली ने रीजन पूछा तो दीक्षा ने कहा, असल में मुझे पिज्जा बर्गर नहीं भाते, मुझे तो स्ट्रीट फूड ज़्यादा भाते। सॉरी, पर हम गरीब लोग ना पिज्जा के बजाय फुचका, पानी पूरी, गोलगप्पे पसंद करते, बर्गर के बजाय आलू टिक्की चाट पसंद करते, फ्रेंच फ्राई के बदले समोसे, और 100 रुपए वाली आइसक्रीम के बजाय बर्फ का गोला पसंद करते। और ना ये फिरंगियों ने हमें अपनी चीजें थमाकर हमारी जो पारंपरिक खान पान है इसे मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं माफी मांगती हूँ अगर मेरी बात का बुरा लगा आपको तो। उसके इतना कहते ही दीपाली ने ताली बजानी शुरू कर दी। देव ने भी मंद मंद मुस्कुराकर उसकी तारीफ की।
दीपाली, वाह यार, तुमने कितनी सही बात बोली ना। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। देव, हाँ सही कहा। हम बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे पले बड़े, तो इसी लाइफ स्टाइल को अपना लिया। दीक्षा, कोई बात नहीं सर, मैंने आप लोगों को गलत नहीं ठहराया, बस अपना विचार रखा। दीपाली, तो चलो आज तुम्हारे साथ तुम्हारे जायके का लुत्फ उठाया जाए। देव, फिर तो मुझे भी चलना है, मुझे भी अपनी कंपनी में शामिल कर लो। दीक्षा, आप दोनों सच में चलेंगे? तो चलिए, आज कोलकाता के स्ट्रीट फूड से आपकी मुलाकात कराई जाए। तीनों चल पड़े साथ में। मॉल के कुछ दूर पर ही एक गोलगप्पे के ठेले वाला मिल गया। देव ने नाक मुंह सिकोड़कर कहा, दीक्षा, हम यहाँ आ तो चुके हैं, लेकिन तुम्हें लगता है यहाँ का खाना सही होगा? दीक्षा, डोंट वरी सर, आप भरोसा करिए, इतने टेस्टी फुचका शायद ही आपने कभी खाया होगा। दीक्षा गोलगप्पे वाले से, काकू, 3 जगह फुचका दियो, किंतु बेसी झाल नोए, बेसी टोक नोए, और एक तो शीघ्रे दाओ। चाचा, 3 जगह गोलगप्पे देना, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्ची भी नहीं और बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं, और थोड़ा जल्दी देना। गोलगप्पे वाले ने तुरंत सबके लिए मस्त वाले गोलगप्पे के प्लेट बना दिए और सब खाना शुरू कर दिया। दीपाली तो चटकारे लेकर खाने लगी, पर देव थोड़ा हिचक रहा था, तो दीक्षा ने एक गोलगप्पा उसे अपने हाथों से खिलाया। उसके हाथों से खाना तो देव को कुछ अलग ही फीलिंग दे रहा था, और फिर दीपाली और देव को तो इतना पसंद आया कि दोनों ने एक एक प्लेट फिर से लिया। उसके बाद तो जैसे सिलसिला बन गया। सबने मिलकर झाल मुड़ी, चाट, समोसे, जलेबी, बर्फ का गोला भी खाया। बर्फ का गोला खाते वक्त दीक्षा के बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। देव चोर नजर से कभी कभी उसे देख लेता, पर दीक्षा उसकी ओर देखती तो नजर चुरा लिया करता था। रास्ते में कभी कभी चलते वक्त दीक्षा और देव के हाथ एक दूसरे को छू जाते, तो दोनों एक दूसरे को देख शर्मा जाते। सबके पैसे देव ने दिए, दीक्षा को ये बोलकर कि अगली बार की पेमेंट वो कर दे। फिर रात के 9 बज गए। इन्हीं सब में दीक्षा घर जाने को बोली, तो देव ने उसे घर ड्रॉप करने की बात कही। थोड़ी ना नुकुर करने के बाद वो मान गई। 9:30 बजे वो तीनों दीक्षा के घर पहुंच गए। दीक्षा, सर, दीपाली चलिए ना मेरे घर, मेरी माँ बहुत खुश होगी आप लोगों को देखकर। देव मान गया और सब घर में चले गए। वहां दीक्षा ने अपनी माँ को सबसे मिलवाया। सुधा जी ने बहुत ही खुशी के साथ सबको बिठाया। मिठाई तो थी नहीं, तो उन्होंने झट से घर के बने शक्कर पारे और नारियल के लड्डू उनको आमरस के साथ दिया। दीक्षा थोड़ी हिचकिचा रही थी, पर सुधा जी ने बोला, देव बाबू, हमारे घर में आप जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो गरीबों के घर का नाश्ता स्वीकार करें। अगर पसंद ना भी आया तो बस हमारा दिल रखने के लिए एक टुकड़ा खा लें। देव, क्या मैं आपको माँ बोल सकता हूँ? सुधा जी, ये तो सौभाग्य की बात होगी जो आप मुझे इस सम्मान से नवाजेंगे। देव, तो बस एक बेटे को उसकी माँ जो प्यार से खिला दे वो अमृत होता है। दीपाली नारियल के लड्डू खाते हुए, दादा, ये तो अमृत से भी ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है। दारुल, बहुत अच्छा माँ। सब दीपू की बात सुनते ही हंस पड़े। फिर सबने नाश्ता खाया और देव ने जाने की अनुमति मांगी, तो सुधा जी ने कहा, अब इतनी देर हो गई है, खाना खाकर ही जाते तो अच्छा होता। देव, नहीं माँ, जैसे एक माँ यहाँ है वैसे एक माँ मेरे घर पर भी है, वो मुझे खिलाए बिना खाना नहीं खाती। तो माँ जाने दीजिए, कभी फुर्सत में आकर आपके हाथों का जायका लिया जाएगा। सुधा जी, और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। उसके बाद देव और दीपाली को छोड़ने दीक्षा गेट तक आई। दीपाली तो बहुत खुश थी, वो दीक्षा के गले लग गई और बोली, सीरियसली यार, तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ना जब भी मेरा मन माँ के हाथों के नारियल के लड्डू खाने के होंगे तो बिना बोले टपक जाऊंगी। ओके। दीक्षा हंसते हुए, ये भी पूछने वाली बात है, जब भी चाहो आ जाना। देव, अभी दुर्गा पूजा की छुट्टियों में आई है, वरना फिर मुंबई भाग जाएगी। जब देखो पढ़ाई, हमारी परवाह तो इसे है ही नहीं। क्या दादू, आपने भी कसम खा ली है, लगता है मेरी टांग खिंचाई का। क्या आपने सुना नहीं, पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दीपाली ने मुंह बनाते हुए कहा, तो सब हंस पड़े। देव, वैसे तुम भी माँ को लेकर आ सकती हो। दीक्षा, हमारे घर की दुर्गा पूजा देखने के लिए हमें अच्छा लगेगा, इनफैक्ट हमारे परिवार में सबको अच्छा लगेगा। दीपाली, वाह, फिर तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाएगा। माँ और तुम दोनों अपना कोई टेंशन मत लेना, मैं रहूंगी ना वहाँ, कोई परेशानी नहीं आएगी। सुधा जी, अब इतने प्यार से बुला रहे हैं दोनों, तो जरूर आएंगे हम। फिर देव और दीपाली वहां से अपने घर चले गए। दूसरे दिन दीक्षा समय पर ऑफिस पहुंची। अभी वो अपनी सीट पर बैठी ही थी
कि साहिल गुस्से में उसके पास आया और कहने लगा, मेरे साथ बाहर कॉफी पे चलने का मन नहीं होता, लेकिन बॉस के साथ सड़क किनारे गोलगप्पे खाने में बहुत मजा आता है ना। दीक्षा को उसका यूं अचानक रुडली बिहेव करना बिल्कुल भी नहीं भाया, तो उसने बोला, अरे तमीज से बात करो, समझे, ये ऑफिस है, यहाँ मैं काम करती और तुम भी, और मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम बोलने वाले होते कौन हो? और हाँ, मैंने कभी किसी को हक नहीं दिया मेरे बारे में बकवास करने का, तो आज से अभी से मुझसे दूर रहना, समझे, या और समझाऊं? साहिल गुस्से में वहां से चला गया। श्रुति, जो कुछ दूरी पर दोनों को देख रही थी, साहिल के जाने के बाद दीक्षा के पास आई और पूछने लगी, तो दीक्षा ने उसे कल देव और दीपाली के मिलने के बारे में बताया। श्रुति ने गुस्से में साहिल को देखते हुए कहा, ऐसे लोगों की वजह से ही लड़कियां बदनाम होती हैं। ये लोग ना केकड़े हैं, केकड़े खुद भी ऊपर नहीं उठेंगे और ना दूसरे को ही उठने देंगे। किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं, उसे इन सब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। दीक्षा, छोड़ना यार, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। जा अपना काम कर, मैं भी करूं। दोनों अपने काम में लग गईं। देव अपने केबिन से बैठा सब देख रहा था, लेकिन समझा कुछ नहीं, तो उसने काम के बहाने दीक्षा को अपने केबिन में बुलाया। फाइल्स को चेक करने के बाद उसने दीक्षा से पूछा, सब ठीक है ना? आई मीन ऑफिस में काम करते हुए कोई समस्या तो नहीं? दीक्षा बताना तो चाहती थी, पर उसे साहिल की नौकरी के ऊपर खतरे के बादल नजर आने लगे, तो उसने बात आगे ना बढ़ाने का फैसला किया। नहीं सर, सब कुछ ठीक है, और जो नहीं है वो भी वक्त के साथ ठीक हो ही जाएगा। देव उसकी बातों का मतलब समझा तो नहीं, पर ज्यादा कुरेदना उसे सही नहीं लगा। दीक्षा चली गई। दूसरे दिन दीक्षा ऑफिस आई तो सब उसे हिराकत भरी नजरों से घूर रहे थे। लड़कियां तो उसे देख नाक भौं से कोड़ रही थीं और लड़के उसे देख गंदी स्माइल पास कर रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने इग्नोर करके अपना काम शुरू किया। इतने में रमेश जी, जो पिछले 10 सालों से कंपनी में कार्यरत हैं, वो आकर दीक्षा को बोलने लगे, आज हमारे साथ भी घूमने चलिए। भले देव सर की तरह रईस नहीं, पर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं आपके लिए। दीक्षा उनकी बात को सुनकर हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहती इससे पहले श्रुति और देव सर वहां आ पहुंचे। रमेश, तुम सबको ट्रीट करने की सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो आज लंच टाइम में सारे स्टाफ को तुम्हारी तरफ से ट्रीट मिलेगी। कहते हुए देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश, वो सर ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस दीक्षा को पूछ रहा था। श्रुति, देव सर, हम ना रमेश सर की वाइफ को भी बुलाते हैं, उन्हें भी तो पता चले। उनके पति ऑफिस की जवान और खूबसूरत लड़कियों को ट्रीट करते हैं, वो भी अकेले में। रमेश की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई। उसने तुरंत बोला, सर प्लीज ऐसा कुछ ना करें। वो तो साहिल ऑफिस में सबको बता रहा था कि दीक्षा पैसे वालों के साथ घूमती फिरती है। कल आपको भी उसने दीक्षा के साथ देखा, तो वो बोल रहा था, ऐसी लड़कियों की इज्जत दो कौड़ी। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दीक्षा ने उसे एक जोरदार चाटा मारा। चाटा इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। आवाज सुनकर साहिल भी दौड़ कर आया और सारा नजारा देखकर सन्न रह गया। उसे अब दीक्षा में फूलन देवी नजर आने लगी। देव बोले, आओ साहिल, तुम्हारा ही इंतजार था, ये सारा रायता तुम्हारा ही तो फैलाया हुआ है। तब तक सारे लोग जमा हो चुके थे। साहिल, सर मैं कुछ समझा नहीं। दीक्षा, तुम्हें मैं समझाती हूँ, इधर आओ जरा। जैसे ही साहिल उसके पास जाने लगा, दीक्षा ने उछलकर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारी। साहिल संभल नहीं पाया और पीछे की ओर गिर पड़ा। सब हैरत में कभी दीक्षा को तो कभी साहिल की नाक से निकलते खून को देख रहे थे। श्रुति भी अवाक होकर सब देख रही थी। सिर्फ देव था जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इतने में दीक्षा ने 2-4 पंच और जड़ दिए साहिल को और बोलने लगी, मैं 2 कौड़ी की लड़की, आज तुमको 2 लाख की बात बताऊंगी। एक लड़की शराफत के साथ 2 वक्त की रोटी क्या कमाने निकली, तुम्हें 2 कौड़ी की लगने लगी। बाप दादा के पैसों पर ऐस नहीं करती, अपनी विधवा माँ का सहारा बनना चाहती हूँ, तो वो 2 कौड़ी की हो गई। कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूम ले, हंसकर बात कर ले, तो वो 2 कौड़ी की लड़की। बाहर तुम्हारी मानसिकता, क्यों किसी लड़की को सर उठाकर जीने का हक नहीं, या उसमें तुम जैसे गंदे सोच वालों की परमिशन लेनी होगी? वहां तमाम लोग जो अभी अभी बैठे दीक्षा की खिल्ली उड़ा रहे थे, उन सबके सर नीचे झुके हुए थे। लोग सुनी सुनाई बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते। बात सच हो या झूठ, इससे किसी को क्या मतलब, बस मसालेदार गॉसिप होनी चाहिए। श्रुति ने कहना शुरू किया, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदी कर देती है, उसी तरह आज साहिल की एक ओछी हरकत ने ऑफिस का माहौल खराब कर दिया है।
और एक लड़की की इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश तो बिल्कुल भी माफी के योग्य नहीं है। तो अब साहिल इस ऑफिस में नहीं रह सकता। इतनी देर से सारा तमाशा देख रहा देव अब आखिरकार बोल पड़ा। साहिल का मुंह देखने लायक था। वो बोलने लगा, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा करियर खराब हो जाएगा। देव उसके पास आकर बिना किसी भाव के, तुमने जो किया है ना उसके लिए शुक्र मनाओ कि जेल नहीं भेजा तुमको। सो गेस्ट लास्ट फ्रॉम हेयर एंड वन मोर थिंग, आइंदा इस ऑफिस के आसपास भी दिखे तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। और देव गांगुली जो कहता वो करता जरूर है। उसके बाद साहिल के बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो अपना सारा सामान लेकर चलता बना, लेकिन जाने से पहले दीक्षा को खा जाने वाली नजरों से देखा था, जैसे कह रहा हो इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। खैर सबने चैन की सांस ली और रमेश को दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। छुट्टी हुई तो दीक्षा निकलकर सीधे हुगली नदी के किनारे आ गई। वहां का शांत वातावरण उसके अंदर के अशांत मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी था। वो नदी किनारे बैठ गई और अपने आज के दिन का विश्लेषण करने लगी। तभी उसे आभास हुआ जैसे उसके बगल में कोई बैठा है। उसने देखा तो देव भी सामने नदी को देख रहा था। दीक्षा ने एक नजर देव को देखा और फिर वो भी सामने देखने लगी। देव, यहाँ मैं भी अक्सर आता, पता नहीं क्यों इन लहरों को देख बड़ा सुकून मिलता। दीक्षा ने भी सामने देखते हुए कहा, मैं तो जब भी टेंशन में होती तब यहाँ आकर सारी टेंशन भूल जाती हूँ। देव, टेंशन तुम्हें नहीं उसे होनी चाहिए। जिस तरह से आज तुमने उसकी धुलाई की, वो भी बिना वॉशिंग पाउडर के, मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा ऐसा कुछ करेगा। दीक्षा, बिन बाप भाई के सहारे पाली गई हूँ, तो माँ ने सोचा कदम कदम पर ऐसी मुसीबत खड़ी होती रहेंगी तो उनसे निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस के क्लासेस दिलवाई थी। और मेरा तो मानना है आज के टाइम पर बेटियों को नाच गाने सिखाने से पहले आत्मरक्षा के तरीके सिखाने चाहिए। अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत बचाने के बाद ही अपने शौक पूरे करो, वरना ये दुनिया के बहसी दरिंदे नोच खाने को तैयार रहते हैं। देव उसकी बातों को सुनते हुए एकटक उसे देख रहा था। दीक्षा ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? देव, तुम्हारी बातों से आज मुझे समझ में आया कि क्यों दीपाली ने मुंबई जाने से पहले कराटे क्लास जाने की जिद करने लगी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये एहसास था जहां वो जा रही है वहां उसके बाबा या दादा नहीं होंगे मुसीबतों से बचाने के लिए। तुम लड़कियां कितनी समझदार होती हो ना। दीक्षा मुस्कुराती हुई, आज पहली बार किसी लड़के ने लड़कियों की तारीफ की है। क्या करें सर, जब सर पे मुसीबत आती है ना तो समझदारी खुद ही निकल निकल कर आती है। देव, देर नहीं हो रही, चलो घर छोड़ाऊं तुम्हें? दीक्षा, नहीं सर मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ काम भी है तो चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बाय सर, कहती हुई वो चली गई। देव कुछ देर वहीं बैठा सोचता रहा। दीक्षा की कही बातों का गूढ़ रहस्य समझने की कोशिश करने लगा। वो जितना दीक्षा को समझने लगा उतना ही उसका दिल उसकी ओर आकर्षित होने लगा। कुछ देर बाद वो भी वहां से निकल गया। दीक्षा घर आई तो सुधा जी पूरी अलमारी खोलकर बैठी थीं। दीक्षा गई तो बोलने लगी, देखना बेटा, एक भी अच्छे कपड़े नहीं हमारे पास। देव बाबू के घर दुर्गा पूजा में 10 दिन जाने के लिए 10 साड़ियाँ तो होनी चाहिए ना। तेरी 10 से मेरी 10 तो 20 साड़ियाँ तो होनी चाहिए ना। दीक्षा हंसती हुई, आप भी ना माँ, वो कहावत सुनी नहीं क्या, उतनी ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। तो आप टेंशन मत लो। और उनका काम था बोलना, बोल दिया। अब हम रोज जाएं ये जरूरी तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा नवमी पुष्पांजलि कार्यक्रम में चलेंगे और विजयदशमी को दुर्गा माँ की विदाई पर चलेंगे। सुधा जी, पर उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा ना उनको। दीक्षा, कोई बुरा बुरा नहीं लगेगा उनको, हम उनके रिश्तेदार या दोस्त नहीं, जो हमारा जाना उनके लिए महत्वपूर्ण हो। तो आप चलो अपना काम करो। सुधा जी मन ही मन ये कुछ भी बोले, पर मुझे देव बाबू बहुत भले इंसान लगे। देख लेना वो जरूर आएंगे। और मैं ना तब तक साड़ियों का कलेक्शन तैयार रखती हूँ। ये सोचकर वो अपने काम में लग गई। आज महाल्या का दिन था। कहते हैं आज के दिन ही महिषासुर के विनाश का आगाज हुआ था। कहा जाता है महिषासुर जो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली असुर था, उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी और उसे वरदान भी प्राप्त था
कि उसे ना तो देवता मार सकते थे, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, न दिन में मरता न रात में। और उसने स्त्री की शक्ति को कम आंका, क्योंकि उसे लगता था जब कोई पुरुष देवगण उसे मार ना सकेंगे तो ये अबला नारी क्या कर लेगी। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। देवताओं ने अपनी शक्ति से एक महाशक्तिशाली स्त्री को बनाया जो दुर्गा कहलाई, और 10 दिनों के महायुद्ध के पश्चात दुर्गा माता के हाथों उस दुष्ट पापी असुर का संहार हुआ। तब से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता। इन 10 दिनों में सारे लोग माँ दुर्गा की पूजा करते, खुशियां मनाते, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते जहां माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। जोरों शोरों से दुर्गा माँ का स्वागत किया जाता है। नए नए कपड़े पहनते, पकवानों की बाढ़ सी आ जाती है। लोग खुशी में नाचते गाते हैं। द्वार के चाय बागानों के आदिवासी श्रमिक उस टाइम जतरा निकलते हैं जो साल भर उनके चाय के बागानों को उपजाऊ और खुशहाल बनाता है। और बहुत सारे जगहों पर धुनुची नृत्य भी होता है। इसकी शान देखने लायक होती है। और कहीं कहीं गंभीरा नृत्य भी होते हैं जो दुर्गा माँ काली माँ के बारे में नृत्य द्वारा लोगों को बताया जाता है। कुछ मिलाकर बंगाल का बहुत बड़ा उत्सव है दुर्गा पूजा। वैसे आज महालया था तो स्कूल कॉलेज दफ्तर सब जगह छुट्टी थी, तो आज दीक्षा भी घर पर थी। अब दुर्गा पूजा की छुट्टी भी मिल चुकी थी तो 10 दिन दीक्षा ने सोचा अपने पुरानी सखियों से मिल लेगी, थोड़ा माँ के साथ पूजा पंडाल में घूम आएगी और घर पर यम्मी यम्मी खाना बनाकर खाएगी। तभी श्रुति का कॉल आया। दीक्षा ने रिसीव किया तो श्रुति बोली, कल से गांगुली फैमिली में दुर्गा पूजा शुरू होगी, चल आज शॉपिंग पर चलते हैं। दीक्षा, अरे यार जरूरत क्या है, बड़े लोगों के फंक्शन में हम छोटे लोग क्या करेंगे जाकर। रही बात माँ के दर्शन की तो बहुत जगह पूजा पंडाल लगते, कहीं भी देख लेंगे। श्रुति, तू क्या समझती कोई नहीं जाएगा, पागल, उनके यहाँ पूजा में गांगुली अंपायर का एक एक वर्कर पहुँचता है। लोगों को मुसीबत ना हो आने जाने के लिए, इसीलिए बस आती हैं 10-12 जो सबको सबके घर से उठाकर वापस रात को खाना खाकर ही वहाँ से निकलते हैं। हर एक मजदूर से लेकर मैनेजर सबकी एक समान खातिरदारी होती है वहाँ। दीदा दादू का प्यार सबके लिए एक जैसा होता है। बड़े सर और मैडम भी बहुत अच्छे हैं, बस एक कोमोलिका मौसी को छोड़कर। दीक्षा अब सोच में पड़ गई। उसने बोला, ओके चल फिर शॉपिंग पर चलें। अब फिर उसने सारी बात सुधा जी को बताई। वो बोली, समझ आया तुझे, मेरी बात तो सुनना ही नहीं तुझे। अब मुंह मत देख मेरा, जल्दी से नाश्ता कर और तैयार हो जा। और सुन, कंजूसी मत करना, अब कमाती है तू तो थोड़ा खर्च खुद पर भी कर। और हाँ, मेरे लिए बस 2 साड़ियाँ लाना, क्योंकि पड़ोस में भी दुर्गा पूजा हो रही है तो मुझे यहाँ भी जाना है, तो तू सोच ले अपनी शॉपिंग की। दीक्षा, ओके माँ कर लूंगी, टेंशन मत लो प्लीज। फिर दीक्षा और श्रुति शॉपिंग पर चले गए। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों थक गई थीं, तो मॉल से निकलकर स्ट्रीट फूड के मजे लेने चलीं। रास्ते में एक गरीब बच्चा फूल बेच रहा था। घूम घूम कर इतने में एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। वहां बच्चा पहुंचा और फूल ले लो की रट लगा दिया। इतने में श्रुति को याद आया उसका एक बैग वहीं शॉपिंग मॉल में छूट गया है। वो बैग लाने चली गई। दीक्षा उसका वेट करते हुए सामने उस बच्चे को देखने लगी। गाड़ी में से एक मोटी औरत निकलने को ही तो उस बच्चे को धक्का देते हुए गाड़ी से उतरी। वो बच्चा अपनी फूलों की टोकरी सहित नीचे गिर पड़ा। उसे कुछ चोटें आईं और वो महिला गुस्से में देखती हुई बोली, क्या रे, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली? क्या सोचा तूने कि मैं चुप रह जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी? तेरे माँ बाप ने तुझे मरने के लिए भेज दिया है, बेशर्म कहीं के। गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, चल भाग यहाँ से। दीक्षा से रहा नहीं गया। वो झट से बच्चे के पास पहुंची और उसे उठाकर चुप कराया। वो औरत आ गए इसके हिमायती। दीक्षा, देखकर तो ऐसा लग रहा आप बड़े घर की इज्जतदार औरत हैं, लेकिन आपका दिल निहायत ही छोटा और तहजीब तो ना के बराबर ही है। होंगे बड़े घर की आप, लेकिन एक छोटे बच्चे से कैसे बात की जाती नहीं पता आपको? वो औरत, अरे जुबान बड़ी तेज है तेरी, ज्यादा बोली। वो कुछ और कह पाती, इससे पहले दीक्षा बोल पड़ी, जुबान तेज रखनी होती, क्या पता आप जैसे लोग कब मिल जाएं, भूले भटके। वो औरत, लड़की तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही? दीक्षा, ओ ललिता पवार, आवाज नीचे। आप बड़े लोग होंगे तो अपने घर में होंगे, गरीबों को पैरों की जूती और छोटी चीज समझने वाले वैसे भी घर से बाहर नहीं निकले तो जनहित में होगा ये कदम। इतने में उसी कार से दूसरी साइड से एक बहुत ही खूबसूरत 45-40 साल की औरत निकल कर आई और जोर से बोल उठी, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ए लड़की, तुम बेवजह कोमोलिका को बहस क्यों कर रही? और कोमोलिका
तुम इस तरह रोड पर तमाशा क्यों कर रही? गांगुली खानदान की रिपोर्टेशन का थोड़ा तो ख्याल रखा होता। दीक्षा, बहस मैं कर रही, शुरुआत किसने की बोलिए? एक गरीब के बच्चे को चोट पहुंचाकर सॉरी बोलने के बजाय उसके माँ बाबा को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने में लगी। कोमोलिका, ए लड़की, कुछ भी मत बोल। अनामिका दी, आप इसकी बातों पर मत आओ। ये तो, ए लड़की खबरदार, जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला, समझी क्या? अनामिका जी शांत लहजे में। कोमोलिका, उस लड़की और बच्चे से माफी मांगो। कोमोलिका, पर दी। अनामिका जी, अभी मतलब अभी। कोमोलिका गुस्से को दबाती हुई, माफ करना, और वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। दीक्षा, सॉरी मैम, वो आप मुझसे बड़ी हैं, और आपके साथ जो आई है वो भी मुझसे बड़ी है। मुझे जरा गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वहां आता जहां मुझे लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा, आपको बुरा लगा हो तो मैं फिर से माफी मांग लूं। अरे दीक्षा, यहाँ क्या हो रहा? और अनामिका मैम, आप यहाँ सब ठीक है ना? अभी अभी अपना सामान लेकर लौटी श्रुति ने दीक्षा को अनामिका मैम के साथ देख हैरानी से पूछा। अनामिका जी, पहले ठीक नहीं था, अब सब ठीक हो गया है। और तुम दीक्षा, अगर गलत नहीं हो तो डरना नहीं। तुम्हारी सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत हमें पसंद आई। तुम भी ऐसे ही रहना। गॉड ब्लेस यू। वैसे श्रुति, कल से पूजा में आने वाली हो तो अपनी इस दोस्त को भी ले आना, हमें अच्छा लगेगा। श्रुति, मैम ये जरूर आएगी, क्योंकि हमारे ऑफिस में ये भी काम करती है और हम उसी के लिए ही शॉपिंग करने आए थे। श्रुति ने दीक्षा को असमंजस में देखा तो फिर बोली, ऐसे हैरान मत हो दीक्षा, ये देव सर की माँ है। गांगुली अंपायर की लीगल एडवाइजर भी यही है, और दिल की भी बहुत नेक। दीक्षा ने उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर अनामिका जी ने दोनों को कल मिलने का बोलकर निकल गईं, और दीक्षा श्रुति भी अपने घर चली गईं। दीक्षा ने घर पर जाकर सारा किस्सा कह सुनाया अपनी माँ को। सुधा जी हैरान रह गईं कि एक ही घर की होकर अनामिका और कोमोलिका में कितना फर्क है। फिर दोनों ने कल जाने के बारे में बात की। तय हुआ कि सुधा जी कल और अंतिम दिन चली जाएंगी, बाकी दिन दीक्षा ही ऑफिस स्टाफ के साथ जाएगी। दूसरे दिन सुधा जी ने दीक्षा को जल्दी उठा दिया। जल्दी से नहाकर तैयार हो गई दीक्षा, और तय समय पर कंपनी के बस में बैठ गांगुली भवन चली गई। रास्ते में श्रुति भी मिल गई। सब खुशी खुशी चल पड़े। गांगुली भवन अपनी शान और शौकत से भरपूर एक महलनुमा हवेली टाइप, इतनी खूबसूरत कि देखने वाला तब तक देखे जब तक उसकी आंखें थक न जाएं। एक बड़ा सा गेट, जिस पर दरवान फुल यूनिफॉर्म में सावधान मुद्रा में खड़े रहते। अंदर एक बड़ा सा गार्डन, जिसमें देश विदेश से लाए बेहतरीन बीज से उगाए गए बेहद ही खूबसूरत फूल थे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को खुशनुमा और खुशबूदार बना रही थी। लोगों की चहल पहल से पूरी हवेली गुलजार थी। घर के बाहर बड़ा सा आंगन था, जिसमें दुर्गा पूजा का बड़ा पंडाल बना हुआ था। सब लोग सजे धजे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सारे स्टाफ के साथ श्रुति और दीक्षा भी पंडाल के अंदर आ गए। अंदर से पंडाल और भी खूबसूरत था। ढेर सारे फूलों और रंगीन लाइट्स झूमर से सजाया गया था। सारे लोग वहां की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिर पूजा शुरू हुई। सबने उसमें हिस्सा लिया। श्रुति और दीक्षा साथ ही बैठे थे। दीक्षा ने आज लाल बॉर्डर की सफेद साड़ी पहनी थी, और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल, कानों में छोटे बूंदे, गले में पतली सी चेन, हाथों में बैंगल्स और घड़ी, पाँव में चांदी की हल्की सी पाजेब। उसकी सादगी ही उसके रूप को निखार रहे थे। उस पर उसकी गालों की लालिमा, जिसे देखकर किसी का भी दिल धड़का जाए। श्रुति भी नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। गांगुली परिवार सबसे आगे बैठा पूजा की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, और बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक पूजा में हिस्सा भी ले रहे थे। देव ने भी आज लाल कुर्ता और सफेद पजामा पहना था, जिसमें वो बेहद ही शानदार लग रहा था। लगभग सारे लोग ही कुर्ते पजामे में थे, और औरतें बनारसी और तात की साड़ियों में गजब ढा रही थीं। थोड़ी देर बाद दीक्षा को वॉशरूम जाना पड़ा। श्रुति साथ तो जाना चाह रही थी, पर दीक्षा ने उसे ये कहकर मना किया कि वो चली जाएगी। गांगुली भवन बहुत बड़ी हवेली थी। अब दीक्षा को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। उसने एक नौकर से पूछा। उसने बोला आगे जाए, दाएं मुड़ने पर वॉशरूम मिल जाएगा। वो चली गई। वहाँ बहुत सारे वॉशरूम थे। एक में चली गई वो। अचानक एक लड़की की आवाज दूसरे साइड से आने लगी, जो सिसक सिसक कर रो रही थी। दीक्षा ने गौर से सुना तो लड़की किसी से बात कर रही थी। नहीं छोटे बाबू, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मेरे इस होने वाले बच्चे को मत मारो। पहले दो बच्चों को तुमने जन्म से पहले ही मार दिया है, अब इसको। एक मर्दाना आवाज। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।
लेकिन तब तक चुप रहना, अब बाहर चलो वरना कोई देख लेगा। दीक्षा सब समझने की कोशिश करने लगी बात को। फिर जब उसने दोनों को देखने के लिए बाहर निकली तो दोनों गायब थे। वॉशरूम के बाहर जाते हुए उस आदमी के हाथ दिखे जिस पे सोने का कड़ा था। फिर दीक्षा सोच में डूबी हुई श्रुति के पास पहुंची। वहां उसने श्रुति को सब बताया। श्रुति भी थोड़ा चौंकी, पर फिर बड़े घर के लोगों की आसपास की बात कहकर दीक्षा को भी ऐसे पचड़े से दूर रहने की सलाह दी। दीक्षा ने भी बात को इग्नोर किया। इतने में पूजा संपन्न हुई। पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सारे लोग खड़े हुए, सबको हाथों हाथ फूल दिए गए। दीक्षा और श्रुति को फूल नहीं मिले तो देव उनके पास फूल लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में दीपक मिल गया। उसने फूलों की टोकरी लेकर देव को पूजा में जाने को बोलते हुए दीक्षा और श्रुति की ओर चल पड़ा। श्रुति, वो देख दीक्षा, दीपक इधर ही आ रहा, कितना क्यूट बंदा है ना ये। और देखना, इसने भी नीला कुर्ता पहन रखा। दीक्षा, अब ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? श्रुति, अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ यार, मैं कोई राजकुमारी तो हूँ नहीं जो ऐसा राजकुमार मेरी किस्मत में हो। बाय द वे, ये देव सर का भाई है, दीपक गांगुली, लंदन में एमबीए कर रहा। अब रिजल्ट आने वाला है, फिर उसके बाद हमारा ऑफिस ज्वाइन करेगा। फिर तो रोज देख सकूंगी इनको। दीक्षा, ओ तो मतलब मैडम ने इनको अपना क्रश बना रखा है। श्रुति, ऐसा कुछ नहीं, ओके, कुछ भी बोलती है तू भी, अब चुप कर। वो पास आ गए। दीपक पास आते हुए, हाय श्रुति, कैसी हो? श्रुति, हाय दीपक, मैं मजे में हूँ, आप बोलो कैसे हो? दीपक, मुझे क्या होना है, ऑलवेज हैप्पी यार। ये ब्यूटीफुल कौन है तुम्हारे जैसी खूबसूरत? ये कहते हुए दीपक और श्रुति की नजरें एक दूसरे से जा मिली तो श्रुति शर्मा गई। फिर उसने दीक्षा का परिचय कराया। दीपक, तो आज से तुम मेरी भी दोस्त हो, ओके? दीक्षा, बिल्कुल। तब तक देव भी आ पहुंचा। अरे दीपक, तुम बातों में लगे हो, जल्दी फूल बांटो, पुष्पांजलि का समय हुआ। जी दादा, चलिए, बोलता हुआ दीपक देव के साथ अंजलि देने चला गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करते हुए सबकी अंजलि अच्छे से दिलाई। माँ दुर्गा के सानिध्य प्राप्त कर सबके चेहरे खिले हुए थे। सब लोग पूजा के बाद प्रसाद लेने उमड़ पड़े। देव और दीपक ने श्रुति और दीक्षा का प्रसाद लेकर एक कोने में चले गए। अब चारों लोग बातें करते हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। देव, थैंक्स दीक्षा, मेरे कहने पर तुम आई, पर माँ कहाँ रह गई? दीक्षा, सारी सर, हमारे मोहल्ले में भी पूजा होती है तो वहाँ माँ ने मन्नत मांगी थी, मेरी जॉब लगेगी तो वहाँ पूजा में अपना सश्रम योगदान देंगी, तो उनको वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन वो यहाँ भी आएंगी किसी दिन, आपने इतने प्यार से बुलाया है, आएंगी जरूर। दीपक, वैसे आज दोनों लेडीज बहुत खूबसूरत लग रही हैं ना भाई? देव गहरी नजरों से दीक्षा को देखते हुए बेख्याली में, हाँ कह तो तू सही रहा। फिर होश में आते हुए, हाँ ठीक लग रही हैं दोनों। दादा, आपकी नजरें कुछ कह रही और आपकी जुबान कुछ और। देव, भाई तू ज्यादा दिमाग मत लगा, क्योंकि तेरे पास वैसे ही इतनी कमी है, ज्यादा सोचेगा तो खत्म हो जाएगी। दीपक देव की बातों का मतलब समझने की कोशिश करता हुआ और कहे, दोनों लड़कियां देव की बात पर हंस पड़ी। दीपक मुंह बनाता हुआ देव को घूरने लगा तो देव ने उसके मुंह में संदेश का टुकड़ा ठूसते हुए बोला, उड़ी बाबा अमार खोका बाबू रागा छे। अरे मेरा छोटा मुन्ना गुस्सा हो गया। लड़कियां और ज्यादा हंसने लगीं तो दीपक चिढ़ गया और श्रुति को भी घूर कर देखने लगा तो श्रुति चुप हो गई और दीक्षा को भी चुप होने को बोला। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो दीपक हंस पड़ा और उसके साथ सब हंस पड़े। माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन वे सारे इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें बड़ी देर से घूरे जा रहा था। विशेषकर दीक्षा की खूबसूरती को बहुत ही लालच के साथ देख रहा था। शायद उसकी पापी नजरें दीक्षा पर पड़ चुकी थीं। वहां से सारे लोग बाहर निकले और बड़े गार्डन में पहुंचे जहां सबके खाने पीने की व्यवस्था थी। सब सुबह से भूखे थे तो दावत पर सब टूट पड़े। दीक्षा और श्रुति भी चल पड़ी। रास्ते में उन्हें अनामिका जी मिली। वो तो आज शाश्वत दुर्गा माँ लग रही थीं। बनारसी साड़ी में लिपटी उनकी छरहरी काया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने दीक्षा को गले से लगाया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, नजर ना लगे मेरी बच्ची को, कहते हुए अनामिका ने दीक्षा की बलाएं ली। नजर तो लग चुकी है इनको, इनकी खूबसूरती ही ऐसी है, लोग अब नजर भरकर देखेंगे ही मौसी माँ। एक युवक जो चेहरे से ही मक्कार लग रहा था और जालसाजी भरी फितरत से दीक्षा को घूर रहा था, पास आकर बोला, अनामिका जी, अरे कार्तिक बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ दुर्गा के बराबर में बुरी नजर वालों की एक नहीं चलती, और दीक्षा जैसी पाक साफ लड़की के ऊपर तो साक्षात देवी माँ का हाथ है, तो डरने वाली बात ही नहीं है।
वैसे कोमोलिका कहाँ चली गई? कार्तिक, मासी माँ तो वो प्रसाद, अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हरी कांजीवरम साड़ी में लिपटी हुई कोमोलिका सामने से चली आ रही थी, हाथ में प्रसाद का बड़ा सा थाल लेकर। श्रुति ने उसे देखते हुए दीक्षा के कान में बोला, सारा प्रसाद अकेले हड़प कर लेगी ये कांजीवरम। अनामिका जी, अरे कोमोलिका, कहाँ ठहर गई थी तुम? और ये इतना प्रसाद लेकर कहाँ जा रही हो? कोमोलिका, क्या बताऊं दीदी, बस सुबह से पूजा के काम में ऐसी उलझी कि खाना पीना सब भूल गई थी। अब दो चार निवाले ले लूं, वरना फिर देर हो जाएगी तो बाकी के काम कौन करेगा? फिर दीक्षा और श्रुति को देखते हुए, आजकल की लड़कियों से तो उम्मीद ही नहीं है, सजने संवरने और नैन मटक्का करने से फुर्सत हो तब तो धर्म कर्म पर ध्यान देंगी। श्रुति और दीक्षा बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, किंतु पूजा में कोई कोताही ना हो इसीलिए शांत हो गई। लेकिन दीक्षा ने भी बोला, सही कहा मैम, आपने, आज की लड़कियां कर्म धर्म पर ध्यान नहीं देती, वो ध्यान देती हैं अपने माँ बाबा की सेवा में, क्योंकि उनके लिए उनके भगवान उनके माँ बाबा ही हैं। और सजना सवरना, मैम अपने काम से फुर्सत हो तो काजल और बिंदी लगा लेती, अब आपकी जैसी खूबसूरत तो है नहीं जो रूप दम के। और रही बात नैन मटक्का की, तो हमारी तरह बदसूरत लोगों को कोई क्यों देखे भला? सारी खूबसूरती तो ऊपर वाले ने आपको दे रखी है। अब कोमोलिका का मुंह देखने लायक था, वो समझ नहीं पाई कि दीक्षा ने उनकी तारीफ की या तौहीन, पर कार्तिक ये कटाक्ष समझ चुका था। उसने बोला, दीक्षा जी, आप में खूबसूरती के साथ साथ होशियारी भी भरी हुई है, किसे किस वक्त किस तरह से जवाब देना है ये आपको बखूबी पता है। दीक्षा जी, शुक्रिया, और सामने वाले से भी यही आशा करती हूँ कि जुबान खोले तो देख कर खोले कि सामने कौन खड़ा है। कोमोलिका, दीदी मैं चलती हूँ। कार्तिक, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है तो चलें? कार्तिक, आप चलो माँ, मैं आता हूँ। और कोमोलिका वहां सीधे चलती बनी। कार्तिक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, कहते हुए हाथ मिलाने लगा तो श्रुति ने हाथ जोड़ लिए और दीक्षा ने हाथ आगे बढ़ाया तो कार्तिक की बाँछें खिल गईं। वो गर्मजोशी से दीक्षा का हाथ पकड़कर बैठा। दीक्षा भी तैयार थी, उसने कार्तिक के हाथों को ही जोर से दबा दिया। एक लड़की के हाथों में इतनी शक्ति देख उसकी चीख निकलते निकलते बची। जल्दी से उसने हाथ छुड़ा लिया और चलता बना। अनामिका जी उसकी हाजिर जवाबी देखकर खुश हुई। तुम्हारी बातों में मुझे अपनी झलक दिखती है दीक्षा, वाकई में तुम खूबसूरत भी हो और समझदार भी, ऐसे ही रहना। चलो मैं भी जाती, इंतजाम देख लूं जरा। अनामिका जी उनसे विदा लेकर चली गईं। श्रुति ने भी दीक्षा को हौसला अफजाई की। यार तू ना कमाल की लड़की है, कितनी आसानी से तूने माँ बेटे को सबक भी सिखा दिया, और वो भी बड़े शान से। दीक्षा, कोमोलिका जी की बात छोड़, लेकिन ये कार्तिक ना बड़ा शातिर बंदा है। इसके हाथ देखे तूने? जब ये मुझसे हाथ मिलाने आया था, ये वही हाथ थे सोने के कड़े वाले जो मैंने वॉशरूम के पास देखे थे, तो सबक तो सीखना चाहिए था उसे। वैसे मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। श्रुति भी हैरान रह गई। फिर दोनों बात आगे न बढ़ाते हुए खाने की ओर जाने लगी। खाने वाली जगह पर भी सब कुछ व्यवस्थित था। खाने की खुशबू सबको अपनी ओर खींच रही थी। इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख किसी को भी खुशी महसूस होगी। इतने में वहां दीपक और देव भी पहुंच गए। उन लोगों ने दीक्षा और श्रुति को लेकर एक कोने की टेबल पर विराजमान हो गए। खाने की प्लेट सजने लगी, एक से बढ़कर एक जायका मौजूद था उस थाल में। श्रुति, वाओ, इतने सारे आइटम्स देखकर तो मन खुश हो गया। दीपक, हाँ यार, सुबह से भूख भी लगी थी, अब जाकर शांति मिलेगी। दीक्षा, मैंने तो आज तक दुर्गा पूजा के प्रसाद में खिचड़ी, मसालों और ड्राई फ्रूट डालकर बिना प्याज लहसुन की टेस्टी खिचड़ी जो भगवान को भोग भी लगाया जाता है, और लाबरा मिक्स वेज जो बिना प्याज लहसुन के बनाया जाता है, ही खाया है। और एक मीठे में पायस, खीर, नारियल के लड्डू ही खाए हैं। तो ये टू मच है, लग रहा शादी की दावत में बैठी हूँ। देव, तुम सबकी बातें हो गई हों तो खाने पर भी गौर फरमाया जाए। फिर सब खाने लगे। दीपक, वैसे दादा आपको पता, आज दिव्या बहुत उदास लग रही थी, जैसे वो यहाँ होकर भी नहीं थी। दिन पर दिन सूखती जा रही है। पहले वो और दीपाली कितना धूम मचाते थे पूजा में, आज वो कोने में अकेली खड़ी है। वो देखो, दीपक ने इशारे से सब उस ओर देखने लगे। एक 20-21 साल की गोरी सुंदर सी तीखे नैन नक्श वाली लड़की कोने में हल्की पीली रंग की साड़ी में खड़े होकर सबको उदास नजरों से देख रही थी। दीक्षा को उस लड़की को देखकर न जाने क्यों
एक अपनापन सा लगा। उसने पूछा, कौन है वो लड़की? देव, ये दिव्या है। इसकी फैमिली में सिर्फ इसके पापा हैं। सालों पहले मेरे पापा इसके पापा को और इसको बुरी तरह जख्मी हालत में यहाँ लाए थे। ये ठीक होने के बाद अपने घर गए तो वहाँ इनकी एक और बेटी और बीबी भी थी, जो इनके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही पता नहीं कहाँ चले गए। इसके बाद उनका भी मन नहीं लगा और फिर पापा ने उनको अपने ऑस्ट्रेलिया वाले बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। और दिव्या माँ के बहुत करीब थी तो वो यहीं हमारे साथ रह गई। अभी ये यहीं कोलकाता यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही है। दीक्षा को दिव्या के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा, लेकिन एक अनजाना एहसास, जैसे वो उसे पहले से जानती हो, उसे अछूती नहीं थी दीक्षा। देव ने इशारे से दिव्या को पास बुलाया। वो आई तो देव ने पूछा, क्या हुआ दिव्या तुझे? तू और दीपाली तो रौनक हुआ करती थीं हमारे दुर्गा पूजा में, इस बार ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो अपने दादा से नहीं शेयर करोगी? दिव्या, दादा ऐसी बात नहीं है, बस बाबा साल भर से मिलने नहीं आए और हफ्ते भर से उनका फोन भी नहीं आया। मैं करती हूँ तो कहते हैं बिजी हूँ, बाद में बात करते, लेकिन फिर उनका कॉल नहीं आता। तो बस देव कुछ बोलता उससे पहले दीक्षा जाकर उसे गले से लगाती हुई, ना जाने क्यों पर तुम्हें एक झप्पी देने का मन किया। सॉरी, पर एक सुकून सा मिल रहा है आज। दिव्या, है ना? मैं भी आपको पराई नहीं लगती, बिल्कुल अपनी सी लगी। मैं आपको दीदू बोलूं? बिल्कुल, क्यों नहीं भला, मैं तुमको बुनू बुलाऊंगी। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी, पर तुम ऐसे उदास मत रहो, ओके? दीक्षा उसके गाल खींचते हुए बोली। दोनों की खुशी देख दीपक, श्रुति और देव भी खुश हुए। शाम हुई। सबको धनुची नृत्य करने की और देखने की बड़ी ही उत्सुकता थी। सब बड़े ही चाव से हवेली के प्रांगण में आयोजित धनुची नृत्य के कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित थे। धीरे धीरे सब जमा हो गए। सबसे पहले माता रानी की आरती हुई। सबने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। उसके बाद घर के लोगों ने धनुची नृत्य शुरू किया। बहुत ही शानदार तरीके से सबने हंसी खुशी नृत्य में हिस्सा लिया। सब तालियां बजा बजा कर उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। एक ओर जहां रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर देव, दीपक, दीक्षा, श्रुति, दीपाली, दिव्या भी साथ बैठे थे। सब हंसी ठिठोली भी कर रहे थे। दीपक, जो भी कह लो, धुनुची नृत्य का अपना ही जादू है जो सबके सर चढ़ बोलता है। दीपाली, हाँ दादा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर करने जाऊं कैसे? आनी भी तो चाहिए। दिव्या, मुझे तो देखकर ही डर लगता है, कहीं जलता हुआ कोयला बॉडी न जला दे या कपड़े ही जल जाएं। श्रुति, मुझे आती तो है मगर झिझक होती है। दीक्षा, मुझे आती भी है, कर भी लूंगी, पर अकेले हिम्मत नहीं होती, अजीब लगता है मुझे। देव सबकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए, करना तो मुझे भी आता है, पर कोई पार्टनर मिले तो जाऊं, वरना मैं यहीं ठीक हूँ। सब हैरान होकर देव और दीक्षा को देखने लगे। दीपक, फैंटेस्टिक दादा, एक काम करो, आप और दीक्षा जी दोनों साथ में ऐसे पार्टनर परफॉर्म कर सकते हो। दीक्षा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसे कैसे, मैं सर के साथ और सर भी। अभी दीक्षा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि देव बोल पड़ा, क्यों? मेरे साथ करने में डर लग रहा है कि शायद तुम कर ना पाओ मेरे साथ, या आती ही नहीं होगी ठीक से। दीक्षा, ऐसा कुछ नहीं सर जो मैं डर जाऊं। चलिए आज देख लेते हैं किसमें कितना है दम। दिव्या, वाओ कंपटीशन, मैं तो दीदू के साथ हूँ। श्रुति और दीपाली भी दिव्या के हाँ में हाँ मिला रही थी। अब बेचारा दीपक अपने भाई के साइड हो गया। देव, अरे अरे, क्या तुम लोग बच्चों जैसे एक्ट कर रहे? हम वहाँ माता रानी की आराधना करने आए हैं, इसे जीतने हारने की कसौटी पर मत परखो। दीक्षा और सब देव की बातों से सहमत हो गए। सब देव और दीक्षा को मंच पर भेज दिए। सबने उनका तालियों से स्वागत किया। दोनों ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और नाचना शुरू किया। उन दोनों के बेहतरीन धुनुची नृत्य को देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दीक्षा तो ऐसे ऐसे मूव्स कर रही थी कि देव भी चौंक जाता, पर उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपना हुनर दिखाने में। दोनों ने अपना जौहर दिखाया इतनी खूबसूरती से कि वहां बैठे सबके मुंह से बह बह निकल पड़ा। तभी एक कोयले का एक टुकड़ा दीक्षा से गिर गया। वो मगन होकर नाच रही थी, जिससे उसे इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन देव ने देख लिया था। उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और नाचते हुए ही उस कोयले के पास आकर बड़ी सफाई से ऐसे उठाकर अपने पात्र में डाला कि सबको लगा वो भी उसके नाच का ही एक हिस्सा है। पर दीक्षा की नजरों से ये देख लिया था। उसने आंखों आंखों में ही देव को धन्यवाद कहा और इस तरह बड़ी खूबसूरती से
दोनों ने अपना डांस पूरा किया। सब लोगों ने तालियों और हूटिंग से दोनों को बधाई दी। इसके बाद सारे नाचने के इच्छुक लोगों ने भी साथ साथ नाचना शुरू किया, जो देखकर ही बड़ा ही मनोरम लग रहा था। सब तरफ हर्षोल्लास का नजारा था। फिर सब खाना खाकर जाने लगे अपने घर। श्रुति और दीक्षा को भी निकलना था, तो दीपक दोनों को घर छोड़ने की बात की। पहले तो वो दोनों ने नानुकुर की, पर बाद में मान गई। देव भी उनके साथ चलने को राजी हुआ। रास्ते में दीपक और सुरती ही बातें किए जा रहे थे। देव और दीक्षा तो बस चुपचाप उनकी बातें सुनते और मुस्कुराते, बीच बीच में एक दूसरे को निहारते, फिर नजर मिलते ही झट से नजर फेर लेते। थोड़ी देर में श्रुति का घर भी आया। उसकी गली में गाड़ी नहीं जाती थी, तो दीपक उसे छोड़ने गया और देव दीक्षा को छोड़ने उसके घर की ओर चल पड़ा। दीपक को बतला दिया कि वापसी में उसे ले लेगा। रास्ते में दीपक और श्रुति जाते हुए बातें कर रहे थे। दीपक: श्रुति, आज तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रुति: सच्ची थैंक्स। दीपक: वैसे अब मैं अब्रांड रहता हूँ तो मुझे याद करती हो? श्रुति इस सवाल से चौंक कर दीपक को देखने लगी। दीपक: सॉरी, गलत वक्त पर गलत सवाल पूछ लिया। वैसे भी तुम मुझे क्यों याद करोगी, है ना? हम तो बस बाय द वे वाले फ्रेंड्स हैं, तो याद करने की कोई वजह भी तो नहीं है। श्रुति: अरे शांति बाबा शांति। दीपक: आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको याद नहीं कर सकती? क्योंकि आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ना, तो आपको याद करने का कोई गलत बात नहीं। आपका नंबर भी सेव किया है मैंने, पर डर जाती हूँ, पता नहीं आप पहचानोगे भी या नहीं। दीपक: एक बार कॉल तो किया होता, क्या पता कोई तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाता। दीक्षा: आप ये क्या कह रहे हैं? दीपक: कुछ नहीं, तुम्हारा घर आ गया। बाय, गुड नाइट। दीक्षा: गुड नाइट। दीपक जा रहा था और दीक्षा उसे देख रही थी। अचानक दीपक रुका। कल पीली साड़ी पहनकर आना और मुझे घूरना बंद करो, घर के अंदर जाओ, कल देख लेना अब। दीक्षा शर्माकर घर के अंदर भाग गई और दीपक भी मुस्कुराकर चलता बना। इधर देव और दीक्षा भी चले जा रहे थे। बाहर से हवा के झोंके दीक्षा की खूबसूरत लटों के साथ अटखेलियां कर रहे थे, जो उसे और खूबसूरत मासूम बना रहे थे। ना चाहते हुए देव का ध्यान उसकी ओर जा रहा था। देव ने अपना ध्यान हटाने के लिए गाड़ी में गाना प्ले कर दिया और गाना भी ऐसा बज उठा जिसने देव के दिल के तारों को झनकार दे दी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। दीक्षा भी साथ साथ गुनगुना उठी, तो देव ने भी उसका साथ दिया। ये क्या बात है, आज की चांदनी में? देव ने धीरे से म्यूजिक प्लेयर ऑफ किया और दीक्षा के साथ सुर में सुर मिलाने लगा। हालांकि दीक्षा के मुकाबले उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, पर यहाँ कौन सा इंडियन आइडियल का ऑडिशन चल रहा था। दीक्षा ने फिर गाना शुरू किया। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। अब की बार देव ने सुर मिलाया और गाया। ये बाहों में बाहें, बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दीक्षा हंस पड़ी। देव झेप गया। दीक्षा तालियां बजाते हुए शराब पुराने गाने सुनते। देव: पुराने गानों का जादू ही कुछ ऐसा है कि हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचता है। दीक्षा: ये आपने सही कहा। मैं माँ के साथ रेडियो में ये अक्सर पुराने वाले गाने सुनती थी, तब से मेरे फेवरेट हो गए। रफ़ी साहब, किशोर दा, येसुदास, मुकेश जी, लता जी, आशा जी। देव: चलो, हमारी पसंद इस मामले में एक ही है। फिर दीक्षा का घर आया और वो निकल गई। देव उसे जाता देखता रहा। दीक्षा मुड़कर उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बाय और गुड नाइट बोली। देव खुश हो गया और कल मिलने का बोल वहां से निकल गया। रास्ते में उसे दीपक इंतजार करता मिल गया। दोनों के मन में आज अजीब सी खुशी थी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। यही हाल कुछ कुछ श्रुति और दीक्षा का भी था। दोनों बिस्तर पर लेटी तो हुई थी, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। दोनों ही बेवजह मुस्कुरा रही थी। श्रुति ने तो पीली साड़ी निकाल कर भी रख ली थी और दीक्षा कल क्या पहने ये सोचकर टेंशन ले रही थी। मतलब ऐसी गुदगुदी और ऐसा अनोखा एहसास जो दोनों को छू रहा था। कल के बारे में सोचते सोचते दोनों लड़कियां और दोनों लड़के सो गए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।